हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन शेयर फटा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए। स्पून अपना साइड में आप फ्रंट पे रख सकते हैं आप। और आज जो आपका सेशन होने वाला है रियल एग्जाम्स की तरह होने वाला है। जैसे आप जाकर एग्जाम्स में बैठते हो विदाउट एनी ब्रेक आप एग्जाम देते हो, तो आज का जो सेशन है वो आपके टॉप 60 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको विद इन अ टाइम लिमिट आपको करना पड़ेगा। तो पेन कॉपी अपना लेके रखिए। और जिन जिनके जो भी स्कोर्स होंगे वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा। तो आज 60 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एकदम रियल एग्जाम की तरह रहेगा ये, ठीक है। और आपको एग्जाम की तरह ही देना है विदाउट एनी ब्रेक। और पेन पेपर पे अपने जो है आंसर्स वो लिखते रहिए और अपने मार्क्स ऐड करते रहिए, और जो आपका रॉन्ग है उसको आप काटते रहिए, ठीक है। इससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। चलिए, तो आप लोगों को पानी पीना है, जो भी करना है विद इन 30 सेकेंड्स आप लोग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ लाइव। तो आप लोग पॉज करके भी स्टार्ट कर सकते हो अपना टेस्ट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पे। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI इज, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाई चेंज एजेंट, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाई पर्सनालिटी टाइप्स, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाई लीडरशिप स्टाइल, या फिर अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग मोटिवेशन रिक्वायर्ड। ये आपके पास चार ऑप्शंस है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। चलिए, आपका टाइम यहीं पे खत्म होता है। 30 सेकेंड। तो मैं आंसर आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड हो जाएगा, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी टाइप। बेटा MBTI जो है मायर्स का ब्रिक टाइप इंडिकेटर, इसने ना 16 पर्सनालिटी टाइप्स दिए थे, जिसमें से चार उसने कोर प्रेफरेंस दिए थे। कौन कौन से थे मैम? चार। तो पहला आपका जो था वो आपका था एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होता है बेटा जो सोशली लोगों के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाता है, और इंट्रोवर्ट होता है इसका उल्टा, जो कि बहुत शाय होते हैं, लोगों के साथ इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं है। वही सेकंड चीज इन्होंने बताई थी सेंसर्स और इंट्यूटिव के बारे में। सेंसर्स बेटा वो होते हैं जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो फैक्ट्स है डिटेल्स है उनको इकट्ठा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जो आपके इंट्यूटर्स होते हैं वो आपके मल्टीटास्कर्स होते हैं, एक टाइम पे काफी सारे काम वो कर सकते हैं एक साथ। थर्ड आपको बताया गया था यहाँ पे थिंकर्स वर्सेस फीलिंग्स या फीलर्स बोल सकते हैं। थिंकर बेटा वो होते हैं जो सिर्फ दिमाग से काम करना जानते हैं, और फीलर्स वो होते हैं जो बेटा कॉपरेशन में ज्यादा मानते हैं, यानी एक साथ मिलकर काम करने को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। चौथा जो आपका दिया था उन्होंने जजेस वर्सेस परसीवर्स दिया था। देखो, जो जजर्स होते हैं ना बेटा वो क्या करते हैं, एक ही प्लान पर स्टिक रहते हैं, चेंज नहीं करते, अड़ जाते हैं कि यही होगा तो यही होगा। लेकिन जो आपके परसीवर्स होते हैं बेटा, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने प्लान को चेंज करते हैं, ठीक है। ये 4 कोर प्रिंसिपल्स से, वैसे इसने 16 टाइप्स दिए हुए हैं। तो ये पर्सनैलिटी टाइप में ही ये यूज किया जाता है। मायर्स ब्रिगर्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट जो है बेटा ये पर्सनैलिटी टाइप का ही है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी करेक्ट राइट लगाया है आप अपना प्लस कर सकते हो मार्क्स, और जिन्होंने करा है तो उनका तो फिर रॉन्ग है ही है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। STRs आर पॉपुलरली नोन एज करेंसी नोट्स, पेपर गोल्ड, सिल्वर कॉइन, या फिर गोल्ड कॉइन। चलिए, 30 सेकेंड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, आपका टाइम यहीं पे खत्म होता है, और आंसर्स में बता देती हूँ आपको। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। STRs को पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। फुल फॉर्म मैंने इसलिए बता दिया कि ये बहुत जरूरी था। उसके बाद बेटा यहाँ पे $5 की बास्केट होती है इसके अंदर, ठीक है।
$5 के बास्केट्स होते हैं जिसके बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि नंबर 1 पे कौन आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटा, नंबर 1 पे यूएस का डॉलर आता है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2 पर बेटा आपका यूरो आता है, ये वेटेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज होता है यूएस डॉलर का। ठीक है, उसके बाद फिर यूरो, फिर उसके बाद बेटा जापानीज का आता है, येन। जापान की करेंसी होती है ना, येन। फिर उसके बाद आता है आपका पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड आता है उसके बाद बेटा आपका, और लास्ट आपका आता है चाइनीज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये $5 है एसडीआर बास्केट के। और वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है, सबसे पहले यूएस डॉलर, फिर यूरो, फिर जापानीज का येन, फिर पाउंड, और फिर आपका चाइनीज का करेंसी आती है। तो ये 5 होते हैं जिसको मिलाकर एसडीआर बास्केट बनाया जाता है। इसीलिए एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उनको बेटा हम लोग पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, ऑप्शंस आर प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री वैल्यूज, या फिर कैश फोरकास्ट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो टाइम इज अप। इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पर ये होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4, कैश फोरकास्टिंग। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सारी चीजें कॉस्ट से रिलेटेड आती है, कि बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, बेचे गए माल की कितनी कीमत है, इन्वेंट्रीज की कितनी कीमत है। ये कैश फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि कितना कैश फ्यूचर में आएगा और कितना कैश फ्यूचर में जाएगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं देखता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी राइट आंसर है वो प्लस कर सकते हो, और जिनका नहीं है वो तो रॉन्ग है ही। चलिए नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। और 30 सेकेंड्स मेरे मुझे लगता है काफी एनफ होता है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग इजिली कर सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन इज कॉल्ड ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, किसको बोला जाता है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएमएफ एंड आईएफसी, आईएमएफ एंड आईबीआरडी, या फिर आईडीए एंड आईएफसी। किसको ब्रिटेन वुड के नाम से जानते हैं? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम इज अप। इसका राइट आंसर वेरी इजी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आईएमएफ एंड आईबीआरडी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? पॉटर लॉर, मैकग्रॉगर, वीव रूम, या जे स्टेसी एडम्स। और आपकी चलो टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए टाइम इज अप। इसका जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो है वीव रूम। वीव रूम ने ही जो है वो आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी, जिसमें आपका सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी के बाद इंस्ट्रूमेंटलिटी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी के बाद बेटा फिर आता है आपका वैलियंस। ठीक है, ये 3 चीजें बताई हैं इसने इसके अंदर, जो डिटेल में आप पढ़ेंगे जाकर। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी और वेरिएंस, वैलियंस सॉरी। ठीक है, ये 3 इसके अंदर आती हैं, और वीव रूम जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। In the managerial grid developed by Blake and Morton, a manager who has high consideration for production but little concern for people is known as। आपको ये बताना है। Your time starts now। चलिए, ये तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा ही मिल गए इसमें। सो ऑप्शन नंबर 2 बेटा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 9 रेशियो। अब इसको ऐसे याद नहीं करना है कि 1 1 1 2 1 9। मैं आपको बताती हूँ उसको लर्न कैसे करना है, ठीक है। ये आपके सामने चार्ट है पूरा, कंसर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, ब्लेक एंड मोर्टन का ग्रिड है आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो इसको समझना कैसे है, 2 मिनट के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे दो चीजों को ध्यान में देखा जाता है। एक देखा जाता है कि आप प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक देखा जाता है कि आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज है, पीपल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर दोनों चीजें बेटा लो है, अगर दोनों चीजें लो है, ना ही आप प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हो और ना ही आप अपने मेंबर्स पे, अपने पीपल पे ध्यान दे रहे हो, तो रेशियो बनता है 1 और 1, जिसे बोलते हैं इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं बेटा, अगर प्रोडक्शन के ऊपर बेटा आपका हाई है, अगर आपका सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपका आंसर 9 और 1 होना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या चलो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ, देखो क्या था उसमें, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि अगर आप प्रोडक्शन पे बेटा ज्यादा ध्यान दे रहे हो, सिर्फ प्रोडक्शन पे, और लोगों पे आपका कोई ध्यान नहीं है, तो रेशियो होगा 9, रेशियो 9,1, यानी अथॉरिटी कंप्लाइंस मैनेजमेंट। वही अगर आप दोनों चीजों को देख रहे हो बेटा, अगर आप प्रोडक्शन पे भी ध्यान दे रहे हो और अगर आप लोगों पे भी ध्यान दे रहे हो, तो रेशियो बनता है 9 to 9, यानी टीम मैनेजमेंट। और वही अगर मैं बात करूं, आप लोगों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो और प्रोडक्शन पे कम ध्यान दे रहे हो, तो वो बनता है आपका 1 9, यानी कंट्री क्लब मैनेजमेंट। एक बार जरा क्वेश्चन हमें भी फिर से पढ़ लेने दो, कहीं रॉन्ग ना हो। इसमें क्या बोला था कि प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान है और लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान है बेटा और लोगों पे नहीं है, तो 9 1 बनेगा, ना कि 1 9। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन थोड़ा ढंग से देखा नहीं, ठीक है। 9 1 बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, 9 और 1, ठीक है। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। 9 1 आपका बनेगा, ना कि 1 और 9, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बेटा, लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अगर प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो मैम ये 9 और 1 का बनेगा अथॉरिटी कंप्लाइंस मैनेजमेंट। मैंने उल्टा बता दिया आपको, ठीक है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री फॉलो द सेम एंड सिमिलर स्ट्रेटेजी और कॉल्ड, ठीक है। स्ट्रेटेजी ग्रुप, बेंचमार्किंग ग्रुप, ग्रुप कोहेसिवनेस, या फिर कोर कॉम्पिटेंस ग्रुप। ऐसे कौन से फर्म्स होते हैं बेटा, इंडस्ट्री होती है जिनका सेम स्ट्रेटेजी होती है, सिमिलर, एक जैसी। चलिए टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। चलिए टाइम इज अप। इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है इनके लिए, फिर भी मैं 30 सेकंड्स आपको काफी दे रही हूँ, विद इन 15 सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रैटेजी ग्रुप। देखो स्ट्रैटेजी ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, वो ऐसे कंपनी होती है मैम जो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैकडोनल्ड और बर्गर किंग। आपको पता है मैकडी भी वही चीज देता है आपको, फ्रेंच फ्राइज और पता नहीं क्या क्या, पिज्जा, है ना। और आपको बर्गर किंग भी वही देते हैं, सेम चीज, फ्राइज, बर्गर, दोनों कंपनियां कितनी सेम है। और ये दोनों क्या करती है, सेम स्ट्रेटेजी यूज करती हैं, ठीक है।
अब वही अगर मैं बात करूं बेंच मार्किंग ग्रुप की, तो बेटा बेंच मार्किंग ग्रुप जो है स्ट्रेटेजिक ग्रुप से क्यों अलग है, क्योंकि इसके अंदर दो कंपनीज के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। इसके अंदर स्ट्रेटेजी सेम नहीं रखते हैं, इसके अंदर कोई दो कंपनी है सपोज करिए, और उन दोनों कंपनी के परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन स्ट्रेटेजिक ग्रुप कौन सी होती है, जो दो सेम कंपनी, मैकडोनल्ड और बर्गर किंग है बेटा, वो दोनों ही सेम चीजें ही आपको दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि बर्गर किंग में पिज्जा नहीं मिलेगा, फ्राइज नहीं मिलेगी, या मैकडी में नहीं मिलेगा। दोनों बड़े हाईली कॉम्पिटिटिव हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये सिमिलर स्ट्रेटजी का जो भी फर्म या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री यूज करती है, उसको हम लोग स्ट्रेटजी ग्रुप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। वेरी इजी क्वेश्चन, विद इन 20 सेकेंड्स आपको अभी करना है सॉल्व। चलिए, फ्रेडरिक हर्सबर्ग है, विक्टर व्रूम है, डुगलस मैकग्रॉगर है, या फिर एएच मैस्लो है। किसने ये थ्योरी दी थी आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स? चलिए, और टाइम इज अप। 20 सेकेंड्स मैंने जानबूझ के दिए हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम का नहीं था। सो ऑप्शन नंबर 4 बेटा आपका अब्राहम एच मेस्लो ने ये दी थी आपकी। मेस्लो के हायरार्की नीड से हम इसे जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 सेकेंड्स फिर भी मैं आप लोगों को ज्यादा दे रही हूँ बेटा। जो एक के होते हैं ना, एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, उनको तो आपको विद इन 20 सेकेंड्स कर लेना चाहिए। बट स्टिल आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, ठीक है, वो भी ठीक है, इससे आपकी स्पीड ही बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। UNCTAD का फुल फॉर्म बताना है आपको। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। UNCTAD stands for, चलिए एक्स्ट्रा टाइम ही मिल गया इसमें भी आप लोगों को। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पीरियड कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, या फिर मार्जिनल कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और सिर्फ 20 सेकेंड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये काफी छोटा क्वेश्चन है, इसमें 30 सेकेंड्स वेस्ट करना ही होता है। पीरियड कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है बता दीजिए। बहुत इजी है, आएगा तो 1 मिनट में लगा दोगे, इससे भी कम में नहीं आएगा तो फिर टाइम तो 1 मिनट से ज्यादा 5 मिनट भी लगा सकते हो क्वेश्चन पे। चलिए, योर राइट ऑप्शन यहाँ पर है आपका फिक्स कॉस्ट। बेटा पीरियड कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। ये वो कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है। जैसे अगर फैक्ट्री का आप रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो वर्कर्स को, तो वो सेम रहेगी, चाहे आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो चाहे आपका प्रोडक्शन कम हो, वो चेंज नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी। द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय। ऑप्शंस आर हेरोल्ड कुंट्ज, ब्लेक एंड मॉर्टन, पीटर एफ ड्रकर, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आपको बताना है विद इन 20 सेकेंड्स। चलिए, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे होते हैं बेटा जो आपको आएंगे तो आप लगा दोगे, नहीं तो आपके लिए 5 मिनट भी ज्यादा है, फिर आप लगा भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं 20 सेकेंड्स उन क्वेश्चंस में दे रही हूँ जो सिर्फ आपको पता होगा तो आप लगा दोगे, नहीं है तो ये तुक्के वाले क्वेश्चंस नहीं है। चलिए टाइम इज अप, 30 सेकेंड्स हो गए हैं वैसे। पीटर एफ ड्रकर इज योर राइट आंसर बेटा, ठीक है। पीटर एफ ड्रकर ने ही दिया था ये बुक जो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीट सिस्टम इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस आर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, या फिर मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। NEAT बेटा, नीट सिस्टम। नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, ठीक है। नेशनल फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग।
नीट कहाँ पर यूज किया जाता है? चलिए, टाइम इज अप। सो बेटा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। नीट जो है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है बेटा, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसको यूज करती है, जहां पे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। खरीदना बेचना सिक्योरिटीज को, सट्टाबाजी जो आप लोग लगाते हैं स्टॉक्स शेयर्स वगैरह में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अ फर्म कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ एनी काइंड। ठीक है, ऑप्शन है इंटरनल ग्रोथ रेट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, इसका आंसर जो होने वाला है वो इंटरनल ग्रोथ रेट है। बेटा, इंटरनल ग्रोथ रेट वो रेट होता है जहां पर जो फर्म है ना, वो अपना ग्रोथ किस तरीके से करती है, अपने खुद के पैसों से करती है, यानी अपने रिटेन अर्निंग से करती है, ना बाहर से किसी से डेट लेती है, ना कोई इक्विटी लेती है, बाहर से किसी से एक रुपया नहीं लेती है, अपने ही बचाए हुए पैसे जिसे कहते हैं रिटेन अर्निंग, उसी से ही अपने फर्म की ग्रोथ बढ़ाती है, उसे बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ रेट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये मॉडल वाला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द हर्से एंड ब्लांचार्ड सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप, द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज। ये आपको बताना है। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सॉरी। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दे सकती हूँ, बट बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए मैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगी, जो इजी होंगे। चलिए, आपके ऑप्शन बता देती हूँ यहाँ पर। बेटा, पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप का सिंपल सा मतलब है पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी काम पे ज्यादा ध्यान देकर, लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अपने रिलेशनशिप जो है आपके बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है, ना कि टास्क के ऊपर। एक बार ये चार्ट देख लीजिए। ये रहा डेलीगेटिंग, सपोर्टिंग, कोचिंग एंड डायरेक्टिंग। सपोर्टिंग का मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, दो नाम से जाना जाता है, कहीं कंफ्यूज मत होना। सपोर्टिंग का मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग ही है, और नीचे डायरेक्टिव बिहेवियर का मतलब होता है बेटा टास्क से रिलेटेड, और सपोर्टिव बिहेवियर का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, ये देख लीजिए, अगर आप डेलीगेटिंग पर आते हैं सबसे पहला, तो दोनों चीजें इसके अंदर लो होती हैं, ठीक है, ना ही टास्क ना ही रिलेशनशिप। लेकिन पार्टिसिपेटिंग में अगर आप आते हो तो बेटा यहाँ पर हाई रिलेशनशिप होता है, पर लो टास्क होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर ये चारों चीजें पढ़ेंगे, ये मॉडल जरूर लर्न करके जाइएगा आप लोग। ऐसे अगर दोनों चीजें हाई हैं तो बेटा कोचिंग में आ जाता है, और अगर डायरेक्टिव बिहेवियर यानी टास्क की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको डायरेक्टिंग बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेस अज्यूम्स दैट द कॉम्पिटिटर्स आउटपुट आर फिक्स्ड एंड साइमल्टेनियसली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ऑप्शन है कॉर्नट का, स्टेगलबर्ग, चैम्बरलिन, या फिर बॉटरेंट। एंड योर ऑप्शन यहाँ पे हो गए हैं। चलिए, टाइम हो गया, 30 सेकेंड्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। जो क्वेश्चन इजी होंगे आई जस्ट गिव ओनली 20 सेकेंड्स, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, वहां पे मैं 30 सेकेंड्स दूंगी, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करिए एग्जाम में 20 सेकेंड्स में ही सॉल्व करें क्वेश्चन, ठीक है, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं। चलिए, टाइम हो गया आपका। आप यहाँ पे ऑप्शन बता देते हैं बेटा। यहाँ पे कॉर्नट ओलिगोपोली मॉडल है। देखो, कॉर्नट ओलिगोपोली मॉडल का क्या मतलब है, सपोज करिए दो है कंपनी ए और बी, और दोनों ही सीमेंट बनाती है बेटा, दोनों ही सीमेंट बनाती है, ठीक है। तो अब ए सोचेगा कि कॉम्पिटिटर ने इतना आउटपुट फिक्स किया होगा, और बी सोचेगा, ए ने 100 सीमेंट की सोचा होगा, मतलब दोनों ने सोचा। ए ने यही सोचा है कि बी ने जो है वो 100 सीमेंट्स का सोचा होगा बनाने के लिए, 100 kg। और बी सोचेगा कि ए ने भी जो है वो 100 बनाने की सोची होगी। ऐसे ही ये दोनों एज्यूम करके क्या करते हैं, आउटपुट फिक्स करते हैं, और एक साथ डिसाइड करते हैं कि कितना क्वांटिटी हमें बनाना है, ठीक है।
अगर मैं स्टेकल वर्क की बात करूं बेटा, एक लाइन में समझना, इसके अंदर लीडर होता है और फॉलोवर होता है। सपोज करिए मैं मार्केट में लीडर हूं, तो अगर मैंने एक चॉकलेट की कीमत अगर 20 रुपए फिक्स करी है, तो वो लोग मुझे देखकर फॉलो करेंगे और वो 18 या 19 या 15 रुपीज फिक्स करते हैं। स्टेकल वर्क में लीडर फॉलोअर जो होता है वो लीडर की हिसाब से फिक्स करता है। चैम्बरलिन क्या होता है बेटा, जहाँ पे म्यूचुअल इंडिपेंडेंस होता है, यानी हम दोनों, दो कंपनीज है, दोनों साथ पे बेचारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना बनाना है। ठीक है। और वही बॉर्टर एंड ओलिगोपोली मॉडल की बात करें तो ये होते हैं कॉम्पिटेटिव, दोनों एक दूसरे से बहुत कॉम्पिटिशन करते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कॉर्नेट का मतलब, आउटपुट जो है वो आप ये अज्यूम करते हैं कि कॉम्पिटिटर से इतना फिक्स किया होगा, हम भी इतना ही करेंगे। लेकिन होता अलग है, क्योंकि भाई आप किसी का सोच नहीं सकते ना। अगर मैं सोचूं चलो मैं हूँ कॉम्पिटिटर और मेरी फ्रेंड कॉम्पिटिटर है, समझ सपोज करिए स्नेहा। अब मैं सोचू स्नेहा ने ना कम से कम 100 टेडी बियर तो बनाने के सोचे होंगे, जरूरी नहीं, अब वो मेरे बारे में सोच रही होगी कि सौम्या ने तो कम से कम 150 का सोचा होगा बनाने के लिए। ठीक है, इस सोच ऐसे सोचकर हम लोग आउटपुट फिक्स करते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए सिर्फ आपको 15 सेकेंड्स दूंगी मैं, बस 15 सेकेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर्स दैट इंडिकेट द पीकेडनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, मीन और कोटेसिस। विद इन अ 15 सेकेंड सॉल्व करिए इसे। बहुत इजी क्वेश्चन है। कीवर्ड आपको बता देती हूँ, आपको पीकेडनेस बताना है, ऊंचाई, चोटी कहते हैं ना, पीकेडनेस वो बतानी है आपको। विद इन अ 15 सेकेंड्स। चलिए, चलिए योर टाइम इज अप। इसका जो आंसर होने वाला है बेटा वो कोर्टिसिस होने वाला है। कोर्टिसिस जो होता है वही आपको ऊंचाई बताता है ग्राफ की। किस तरीके से मैम, इस तरीके से देखो, और ये तीनों चीजें समझ लो यहाँ पे। बेटा जो सबसे पहला होता है ना, सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंचा बेटा यहाँ पे जो बना हुआ है आपका, ये रहा, इसको बोलते हैं लेप्टोकोर्टिक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोर्टिसिस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मैम, लेप्टोकोर्टिक। जो सबसे नीचे का होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं प्लेटिकोर्टी, जिसे बोलते हैं नेगेटिव कोर्टिसिस। और जो सबसे बीच में होता है ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे बोलते हैं मेसोक्योटिक। ठीक है, तो याद रखना, सबसे ऊपर लेप्टोकोर्टिक, सबसे नीचे प्लेटिकोर्टिक और सबसे बीच में मेसोकोर्टिक। ठीक है, चलिए इसके लिए भी जस्ट 15 सेकेंड्स मिलेंगे, नाम याद होगा तो आप कर लोगे, नहीं तो तुक्का लगाने का टाइम यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेमस कमिटी अपॉइंटेड बाय फॉर एग्जामिनिंग द क्रेडिट लिमिट फॉर कमर्शियल बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, केपी छोरे, वीटी दहेजा, एसएस व्यास कमेटी या प्रकाश टंडन कमेटी। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लगा हुआ है याद रखना, नॉट वन ऑफ द फेमस कमिटी अपॉइंटेड फॉर एग्जामिन क्रेडिट लिमिट फॉर कमर्शियल बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इसमें नॉट लगा हुआ है, इसको थोड़ा शायद क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, चेक कर लेती हूँ कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है या फिर इसके अंदर नॉट नहीं लगना था। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा। शायद इसमें नॉट ना भी लगे ना, क्वेश्चन चेक कर लेने दो। चलो ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे बता देती हूँ पहले आंसर, फिर एक चीज और बताती हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 बेटा, के बी कोर जो कमेटी है ये
वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, बाकी है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होता ना, तो आप प्रकाश टंडन कमेटी लगा के आते, याद रखना। अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होता तो आप प्रकाश टंडन कमेटी के साथ जाते। लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो बाकी वीटी दहेजा एसएस व्यास का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा प्रकाश टंडन का कमेटी। अगर नॉट नहीं लगता तो आपका आंसर प्रकाश टंडन होता, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसलिए केबी कोर कमेटी जो है वो आपकी क्या है, रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और बता दिया है, ताकि अगर एग्जाम्स में नॉट ना आए तो आप कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सोर्सेस ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन फियर, थ्रेट एंड पनिशमेंट इज कोएर्सिव पावर, लेस्टिमेट, एक्सपोर्ट और रिफरेंट पावर। टाइम सिर्फ 20 सेकेंड्स का दूंगी, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे कौन सा पावर है जो डरा के, धमका के या पनिश करके जो है वो निर्भर करता है? कोर्सिव, लेस्टिमेट, एक्सपर्ट या फिर रिफरेंट? इसका आंसर होने वाला है कोर्सिव। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट बता देती हूँ। कोर्सिव का मतलब होता है डरा के धमका के अपने पावर का यूज करना। लेस्टिमेट पावर होती है जो बेटा अथॉरिटी से आती है। अथॉरिटी का मतलब कैसे मैम? आपके प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है ना, आपके टीचर्स को डांटने के लिए, आपको डांटने के लिए, यानी किसी अथॉरिटी से आना बेटा। अब प्रिंसिपल ही डांट सकता है ना, वो उसका लीगल हक है डांटने का। एक्सपर्ट पावर कौन सा होता है बेटा? जो नॉलेज के ऊपर होता है, जैसे सीए है, तो सीए के अलावा कोई और जो है वो आपको गाइड नहीं कर सकता फाइनेंस में, आपके इनकम टैक्स को नहीं भर सकता, सिर्फ सीए ही ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज है। डिफरेंट पावर बेटा वो होती है जो आपकी पर्सनल क्वालिटी के ऊपर होती है, यानी आप किसी की पर्सनल क्वालिटी चला के, कोई अपने पावर, कोई पर्सनालिटी इतनी अच्छी है उसकी, या फिर उसके अंदर कैरिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल है, जिसे दिखाकर वो आपका अपना काम करा सकता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए भी मैं सिर्फ आपको 20 सेकेंड्स दूंगी भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाने वाला है यहाँ पे। एंटरिंग द फॉरेन मार्केट बाय जॉइनिंग विद फॉरेन कंपनीज टू प्रोड्यूस और मार्केट अ प्रोडक्ट और सर्विस इज लाइन एक्सटेंशन, जॉइंट वेंचरिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या एक्सपोर्टिंग? क्वेश्चन में इसका आंसर है, इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकती आपको। 20 सेकेंड्स मिलेंगे इसके लिए बस। क्वेश्चन में ही आंसर है, और आंसर जो है वो आप कैसे ढूंढोगे इसमें मैम? ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, देखो, ज्वाइन करना। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जॉइंट वेंचर, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ ज्वाइंट करती है, जुड़ती है, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 20 सेकेंड्स आपको बेटा इसमें मिलेंगे। चलिए, टाइम आपका होता है स्टार्ट। फैक्टर दैट अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न, इकोनॉमिक, नेशनल, टेक्निकल या फिर पॉलिटिकल? कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कंज्यूमर के बाइंग पावर को, स्पेंडिंग पैटर्न को? किसके अंदर आता है? कंज्यूमर्स किसके अंदर आते हैं, बस सिंपल सा बताना है। चलिए, टाइम इज अप, 30 सेकेंड्स आर ओवर। ऑप्शन नंबर ए बेटा करेक्ट हो जाएगा। कंज्यूमर जो है ना, इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर ही आता है, नेचुरल में नहीं आएगा, नेचुरल के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। टेक्निकल के अंदर नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन आते हैं। पॉलिटिकल के अंदर कैसे आ जाएगा? पॉलिटिकल के अंदर तो टैक्सेशन, वॉर वगैरह से रिलेटेड और पॉलिटिक्स वगैरह चीजें आती हैं। तो इकोनॉमी के अंदर ही कंज्यूमर आता है, ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। A principle which entitles the promisers to get compensation for the work done, quantum merit, consideration, performance या फिर implied contracts? यहाँ पे बोला गया है कि आपको सिर्फ ये प्रिंसिपल है कि आपको जितना आपने काम किया उतना आपको पैसा मिल जाएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। उसको क्या यहाँ पे टर्म दिया जाता है? और 20 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं अब, क्योंकि ये क्वेश्चन 30 सेकेंड्स का नहीं है सॉल्व करने के लिए। चलिए, टाइम इज अप। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब ही यही होता है, एज मच एज यू कैन अर्न, यानी जितना हो सके उतने काम के पैसे ले जाओ। सपोज करिए आपने अपने घर में पेंट करने के लिए बुलाया, उसने एक रूम पेंट कर दिया, बाकी उसने बोला मैं नहीं करूंगा, तो आपको उसको एक रूम का देना पड़ेगा।
आप ये नहीं कह सकते कि आपने पूरा घर नहीं करा है तो हम आपको एक भी रुपया नहीं देंगे, नहीं, उसका हक है, वो जाके कोर्ट से ले लेगा कि उसने जितना काम किया उसका उतना पैसा दे दो, ठीक है। कंसिडरेशन अलग होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है अपने बदले में कुछ देना, जैसे सपोज मैंने किसी का काम किया, बदले में मैंने उसको पैसे दे दिए या पैसे ले लिए, कंसिडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांटम मैरिट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सेल्स, क्रेडिट एनालिसिस, कलेक्शन पॉलिसी या फिर मार्जिनल रेट। अब चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वैसे ये मैं समझाने का कोई नहीं है, एज एग्जाम मैं आपको दिलवा रही हूँ कि एज एग्जाम जैसे आप दोगे वैसे ही दीजिए, बट फिर भी मैं आपको समझा ही देती हूँ लास्ट में। बट कोशिश ये करो कि अब जो है समझना जितना हो चुका है, अब अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। चलिए टाइम इज अप। अब आपको यहाँ पे आंसर ले लीजिए मार्जिनल रेट। बेटा मार्जिनल रेट जो है ना, वो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर नहीं आता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रेशियो इज कैलकुलेटेड टू नो द एक्सटेंट ऑफ आउटसाइडर फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड्स इन एक्वायरिंग द एसेट्स ऑफ द फर्म। डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी नेटवर्थ या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा कौन सा रेशियो है जिससे आप ये पता लगा सकते हो बेटा कितना आपने बाहर से पैसा लिया है और कितना आपने शेयर होल्डर के फंड से लिया है किसी भी एसेट्स को खरीदने के लिए। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड 20 सेकेंड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। कौन से रेशियो से आप पता लगा सकते हो कि आपके कंपनी के अंदर कितना डेट है और कितना इक्विटी है? वेरी इजी। कितना डेट है और कितना इक्विटी है बताइए, किस रेशियो से आप पता लगा सकते हो? आउटसाइडर फंड्स का मतलब होता है डेट और शेयर होल्डर फंड्स का मतलब होता है इक्विटी। इसी से आंसर निकल गया। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जैसे मैंने अभी बोला, डेट इक्विटी रेशियो। आउटसाइडर फंड का मतलब क्या होता है? बाहर से लाना। बाहर से क्या लाते हो? कर्जा लाते हो ना, डेट लाते हो ना। शेयर होल्डर फंड्स को क्या बोलते हैं? इक्विटी। देख लो, आता हो तो क्वेश्चन एकदम से सॉल्व हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे, राइटिंग ऑफ लॉस कैपिटल इज वन ऑफ द वेज इन विच द शेयर कैपिटल कैन बी ऑल्टर्ड, रिड्यूस, कन्वर्टेड इनटू रिजर्व कैपिटल या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगर कोई भी राइटिंग ऑफ लॉस यानी आपको कोई लॉस हो जाता है, जैसे आपके एसेट्स खराब हो गए, आपकी मशीन खराब हो गई या कुछ भी लॉस हो जाता है, तो आप लोग वहां पे उससे क्या होता है शेयर कैपिटल के अंदर। 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बेटा। अच्छा एक बात बताइए, जो लॉस हो जाएगा वो तो आपके कैपिटल में से कम करना पड़ेगा ना, जो चीज घाटा हो चुका है उसको तो आप घटाओगे ना शेयर कैपिटल से। ये तो वेरी बहुत इजी था ये तो। कोई भी लॉस हो जाता है, कोई मशीन खराब हो जाती है, तो जो उसका घाटा हुआ है वो आपको शेयर कैपिटल जो होता है आपके पास उसमें से आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड तो करोगे नहीं ना, प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ है, लॉस हुआ है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयज रेफरल्स या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यानी कौन सा इनडायरेक्ट होता है मेथड का। 20 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। चलिए आपके 30 सेकेंड्स ओवर हो गए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो जाएगा बेटा। देखो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कंपनी डायरेक्ट जाकर एडवर्ट करती है और एम्प्लॉयज को देती है, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हो ना, वैकेंसी आई है, फिर आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो डायरेक्ट होता है। कैंपस बेटा डायरेक्ट नहीं होता, कैंपस इसलिए नहीं डायरेक्ट होता, आपकी जो कैंपस प्लेसमेंट होती है ना वो आपकी कॉलेज के थ्रू होती है, ठीक है। एम्प्लॉयज रेफरल क्या होता है? सपोज करिए मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ और मैंने अपने बॉस से बोला सर मेरी फ्रेंड है और वो बहुत अच्छी है, एमबीए कर रखा है, ये वो कर रखा है, आप उसे जॉब दे दो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी आपकी एजेंसी के द्वारा होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट वहां पे होता है जहां सिर्फ कंपनी डायरेक्ट किसी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करती है। तो बेटा एडवर्टीजमेंट में कोई बीच तीसरा आता नहीं है बीच में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फॉर टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स इज नोन एज प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलिए, राइट आंसर इसका जो होने वाला है वो है आपका डिसीजन मेकिंग बेटा। जब आपको आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से जब आपको एक चुनना होता है उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। आप लोग हमेशा करते होगे अपने लाइफ में, अगर आपके पास बर्गर है, पिज्जा है, फ्रेंच फ्राइज है और चाउमीन है, तो आपको उसमें से एक चूज करना है, तो ये उसको क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग थोड़ी ना होती, प्लानिंग तो आगे फ्यूचर के बारे में होता है। कोऑर्डिनेशन तो एक दूसरे के साथ सिंक में काम करना होता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, अप्रेजल या फिर डायरेक्शन। यानी आपको देखना है कि लोग काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है बेटा, डायरेक्टिंग। देखो, डायरेक्ट करते हैं तभी तो हम किसी को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मोटिवेशन तो हम लोग उनको ये कहते हैं कि आप अच्छे से वो काम कर सके, कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम कर सके, अप्रेजल में उनकी तारीफ की जाती है। पर डायरेक्शन में क्या होता है, एम्प्लॉयज को कहते हैं कि आपको ये करना है। जैसे मैं अगर प्रिंसिपल हूं तो मैं टीचर्स को कहूंगी आपको ऐसे ऐसे क्लासेस लेनी है और फिर देखूंगी कि वो सही पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन के अंदर आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेकेंड इसके लिए भी आपको मिलेंगे खाली सिर्फ, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन, यहाँ पे आपको बताना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेंट, कमीशन, डिविडेंड और फर्नीचर। कौन सा इसमें से एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है? 20 सेकेंड्स में ही आंसर देना है इसको आपको। चलिए, टाइम इज अप। फर्नीचर इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं बेटा जो आप ज्यादा बड़े बड़ी चीजों पे खर्चा करते हो और जिसका फायदा आप लंबे टाइम तक उठाते हो, जैसे एसेट्स, फर्नीचर, मशीन्स। तो ये बेटा आप रोज रोज तो हर महीने तो नहीं खरीदते ना फर्नीचर। आप अपने घर की बात करो, आप अपने घर में क्या रोज फ्रिज लाते हो, रोज वॉशिंग मशीन लाते हो, या फिर रोज अलमारी लाते हो या बेड लाते हो? एक ही बार लाते हो ना, और फिर वो सालों सालों तक चलती है। फ्रिज आपकी 10 साल 15 साल, अलमारी आपकी 15 20 साल चलती है। ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डेली का खर्चा, जैसे किराया हर महीने दोगे आप, कमीशन हर महीने का मिलता है, डिविडेंड हर महीने का मिलता है। ठीक है, आपके पापा को सैलरी हर महीने की मिलती है, आपका खर्चा राशन हर महीने का आता है। वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बड़े बड़े खर्चे किए जाते हैं और एक ही बार किए जाते हैं, जिसका फायदा काफी टाइम तक उठाया जाता है। तो फर्नीचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली डज पे फॉर इट, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, यूटिलिटी कॉस्ट एंड सप्लायर सरप्लस। अब आपका 20 सेकंड स्टार्ट होता है अब, और फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, 30 सेकंड्स मैंने दिए हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, 30 सेकंड इज ओवर। इसका जो आंसर है वो बेटा कंज्यूमर सरप्लस आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंज्यूमर जो देना चाह रहा था, एक कोई भी प्रोडक्ट समझ लीजिए, उसके लिए वो जो पैसे घर से लेके निकला था देने के लिए, पर एक्चुअली जाके वहां कुछ और ही दे रहा है, तो उसको बोलते कंज्यूमर सरप्लस। ये क्या होता है मैम? सपोज करिए मैं एक बैग लेने गई मॉल के अंदर और मैंने सोचा ये जो बैग है, पर्स है, क्लच है, ये मेरे को 1000 रुपए में मिल जाएगा, तो मैं 1000 रुपए घर से लेके गई। वहां जाके देखती हूँ तो 700 में ही मिल गया। तो मेरे को जो 30 रुपए, जो 300 की खुशी होगी ना, वो आप सोच नहीं सकते। उसे ही बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। सोच के क्या गए थे कि कितना देना है मैम, 1000 रुपए देने हैं, पर एक्चुअली कितने पे करे मैंने वहां जाके? मैम 700 पे करे, क्योंकि 700 में मिल रहा था। ठीक है, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, और आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। A project is worthwhile or profitable if its net present value is less than zero, greater than zero, equal to zero या greater than one। यानी एनपीवी क्या होगा जब प्रोजेक्ट आपको लगेगा कि प्रॉफिट में हो आप। चलिए, 20 सेकेंड्स ही मिलेंगे इसके लिए बस आपको। पहले में तो मैंने आपको 30 सेकेंड्स दे दिए थे कई क्वेश्चंस में, बट अब ये इतना 30 सेकेंड्स वाला है नहीं।
चलिए योर टाइम इज ओवर, तब भी 25 सेकेंड्स दे दिए मैंने। ग्रेटर देन जीरो, बेटा जब प्रॉफिट होता है ना, जब फायदा होता है, तब एनपीवी जीरो से बड़ा होता है। जब लॉस होता है तो एनपीवी जीरो से छोटा होता है। क्या होता है मैम? लेस देन जीरो। ठीक है, तो अभी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो। जब वो जीरो से आपके एनपीवी की वैल्यू बढ़ी आएगी तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपके प्रोजेक्ट ने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। सिंपल रैंडम, जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसके लिए सिर्फ आपको 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऐसा कौन सा सैम्पलिंग का मेथड है बेटा जहां पे सबको बराबर चूज करने का हक मिलता है? जैसे आप लोग चिट निकालते हो ना, तो किसी का भी नाम आ सकता है उसमें। इसके अंदर कोई भी तरीके की पार्शियलिटी, पक्षपात नहीं होता। जिसका नाम आएगा वो जीत जाता है, इस तरीके का। चलिए योर टाइम इज अप एंड वेरी इजी क्वेश्चन था ये आपका, सिंपल रैंडम बेटा। सिंपल रैंडम के अंदर जो है वो आपको बराबर का चांस मिलता है, चिट की तरह किसी का भी नाम आ सकता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। कन्वीनियंस कोटा जो है ना, कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, उसके अंदर ग्रुप बना के चूज किया जाता है। कन्वीनियंस में जो आसानी से कर सको वो चूज करते हैं, सबके अंदर बायसनेस होती है, पक्षपात होता है, बट सिंपल रैंडम में नहीं, सिंपल रैंडम में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। रेयर इवेंट्स का कौन सा है इसे बताइए। कीवर्ड मिल गया आपको, रेयर इवेंट्स। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बायनोमियल। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा क्योंकि 60 क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, तो बोर नहीं होना है आप लोगों को। वैसे पहले मैं 25-30 क्वेश्चन ही लाया करती थी, ज्यादा नहीं लाती हूँ सेशन ताकि लंबा ना हो। बट नाउ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्स पास में है तो। चलिए, इसका जो आंसर होने वाला है बेटा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। रेयर इवेंट्स, रेयर इवेंट्स का मतलब ये होता है बेटा जो कभी कभार हो। अब एक सपोज करिए, एक रोड है, रोड पे हर सेकंड में तो नहीं हो रहा ना एक्सीडेंट। रोड में अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो किसी 20 दिन 25 दिन या महीने 2 महीने में एक एक्सीडेंट हो रहा है रोड में, रोड पर। ठीक है, तो रेयर इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे 1 सेकंड या 1 मिनट पे नहीं हो रहे हैं इवेंट्स, कि एक एक मिनट पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड पे, एक एक मिनट पे। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ ईमेल्स कितने आए, नंबर ऑफ टेलीफोन्स कितने आए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हुए। इसे बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो बाइनोमियल इससे अलग होता है, इसके अंदर फिक्स्ड होता है कि आपको 10 बार सिक्के उछालने ही उछालने, 10 बार करना ही करना है। इसके अंदर फिक्स्ड ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी 20 सेकेंड ही मिलेंगे। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ प्रॉमिस इज वैलिड ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेड ऑफर, या फिर वैलिड एग्रीमेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? चलिए योर टाइम इज अप एंड आंसर इज एक्सेप्टेड ऑफर। बेटा देखो, प्रॉमिस में क्या सिंपल सा मतलब होता है, जब आप प्रॉमिस करते हो ना, तो उसको जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको ऑफर बोलते हैं। तो ये एक एक्सेप्टेड ऑफर है, दोनों ज्वाइंट करके दे दिया है। प्रॉमिस किया आपने और मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपका प्रॉमिस, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉमिस प्लस एक्सेप्टेशन इज इक्वल टू ऑफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका कौन सा अजम्पशन नहीं है? होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, इनपरफेक्ट कैपिटल मार्केट, या फिर रेशनल इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स। एंड योर टाइम अगेन स्टार्ट्स फॉर 20 सेकेंड्स। कौन सा नहीं है? तो एक ही आंसर होगा इसमें, ABCBCD वाला कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आप लोग टाइम लोगे। चलिए योर टाइम इज अप। आंसर जो होगा बेटा, इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है। ठीक है, इम्परफेक्ट, नॉट पूछा है। क्यों नॉट होगा मैम? क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है। यहाँ पे किसी भी तरीके की धांधली, किसी भी तरीके की मोनोपोली, किसी भी तरीके का फ्रॉडलेंट नहीं होता। यहाँ पे कोई इजिली आ सकता है, जा सकता है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है यहाँ पे, इम्परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत चीज दी हुई है, ऑप्शन नंबर थर्ड, इम्परफेक्ट नहीं मैम, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसके लिए भी 20 सेकंड्स मिलेंगे आपको बस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कौन सा अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड एएस यूज किया जाता है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। AS1, AS3, AS4, AS2, ये तो रटा होना चाहिए काउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आप लोगों को। चलिए टाइम इज अप एंड आंसर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है बेटा, AS3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग द बिलो कॉस्ट, बिलो कॉस्ट, ठीक है, विद एन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटर्स रिफर्स टू लॉस लीडर प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या पेनिट्रेशन। एंड आपकी टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए योर टाइम इज अप। आंसर जो होगा बेटा इसका लॉस लीडर प्राइसिंग या प्रीडेटरी या फिर प्राइस या फिर पेनिट्रेशन। प्रीडेटरी प्राइसिंग बेटा राइट आंसर है। देखो प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, ये वो प्राइसिंग होती है जब आप ना एकदम से पैसा कम कर देते हो अपने प्रोडक्ट का। क्यों करते हो? क्योंकि आपको कॉम्पिटिटर्स को हटाना होता है मार्केट से, अपने कॉम्पिटिशन को हटाने के लिए आप बेचते हो। आपने ऐड देखी हो कि दो लोग बेच रहे होते हैं, दो के पास 10 अंडे होते हैं, एक के पास 10 अंडे होते हैं, तो वो इतने कम पे बेचता है कि वो अपने सारे अंडे बेच देता है ताकि कॉम्पिटिटर का एक भी ना बिके। ठीक है, वही अगर मैं लॉस लीडर की बात करूं तो बेटा लॉस लीडर प्राइसिंग जो वो वाली प्राइसिंग होती है ना जो आपको दुकान तक खींचने के लिए कम किया जाता है। सपोज कर एक मॉल है, मॉल के अंदर दूध और अंडा जो है वो बेटा सस्ता मिलेगा ताकि आप दूध अंडे के बहाने आ जाओ मॉल में और फिर आप सारी शॉपिंग कर लो, और भी चीजें जैसे राशन हो गया, ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ताकि आप कम से कम दुकान पे आओ तो सही। इसलिए एक दो प्रोडक्ट वो लोग सस्ता कर देते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग कॉम्पिटिट कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना होता है। पेनिट्रेशन प्राइस में क्या होता है, इसके अंदर भी प्राइस में हम लोग कम करते हैं, लेकिन इसके लिए हम कम कॉम्पिटिटर के लिए नहीं करते। इसके लिए हम करते हैं ताकि हम मार्केट के अंदर घुस सके या उसको कैप्चर कर सके। ठीक है, देखो सारी चीजें कम प्राइस करने की है लेकिन सबका मोटिव अलग अलग है। लॉस लीडर इसलिए करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कि कस्टमर्स उनकी दुकान पे तो आए कम से कम। प्रीडेटरी क्यों करते हैं कम प्राइस, ताकि कंपटीशन हट जाए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग चार्ज करना होता है, और पेनिट्रेशन प्राइस इसलिए करते हैं कम ताकि उनको मार्केट में जगह मिले, खूब सारा मार्केट वो लोग क्या कर ले, कवर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडिविजुअल्स हु रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय देयर एम्प्लॉयर्स टू आउटसाइडर आर कॉल्ड ट्रस्ट प्रोपेंसिटी, वर्क टीम, कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर विसल ब्लोवर। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसमें ये बोला गया है ऐसा कौन सा कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं ना अपनी सारी खबर, जो भी कंपनी के अंदर गलत काम हो रही है उसकी खबर जाकर बाहर वालों को देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कौन होते हैं वो लोग? चलिए टाइम स्टार्ट्स अब अब इसका आंसर बता देते हैं, विसल ब्लोवर होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं विसल ब्लोवर। ट्रस्ट प्रोपेंसिटी क्या होती है? देखो विसल ब्लोवर वो वाले इंसान होते हैं जो अपनी खबर जाके अंदर की बाहर दे देते हैं कि भाई हमारी कंपनी में तो ये चल रहा है फ्रॉड। ठीक है, ट्रस्ट प्रोपेंसिटी होते हैं जो आंख बंद करके किसी भी भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, वर्क टीम जो सबके साथ मिलकर काम करते हैं, और कलेक्टिव बार्गेनिंग जो एम्प्लॉयज और मैनेजर एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन करते हैं, जैसे आपकी मम्मी सब्जी वाले के साथ करते हैं, भाई 15 में लगा दो ना, 16 में लगा दो ना। ठीक है, वही वाला है कलेक्टिव बार्गेनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी 20 सेकंड मिलेंगे सिर्फ आपको। इन द ईयर 2005 विच एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी? व्यास कमेटी, जेजे ईरानी, एचएस मिश्रा एक्सपर्ट या सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम एक्सपर्ट। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो विद इन 15 to 20 सेकेंड्स आपको मिलेंगे बस। चलिए टाइम इज अप, 20 सेकेंड्स ओवर हो गए। जेजे ईरानी बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेजे ईरानी, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर द टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब एनालिसिस या फिर जॉब रोटेशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए टाइम इज अप। आंसर जो होने वाला है बेटा इसका जॉब एनालिसिस होने वाला है। देखो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब जॉब के बारे में कि आपको कौन कौन सी जॉब करनी है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब जो इंटरव्यू देने आया है उसकी क्वालिटी के बारे में, ठीक है। तो ये जॉब एनालिसिस का ही काम होता है, इसी के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, मीडियन, मीन, मोड एंड क्वार्टाइल। ऐसा कौन सा मेथड है जो इनमें से जो है वो ग्राफ के हिसाब, ग्राफ अगर आपको दे दिया तो आप निकाल नहीं पाओगे, बताइए। और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए टाइम इज अप। इसका जो आंसर होने वाला है बेटा मीन। देखो ग्राफ के हिसाब से मीन आप नहीं निकाल सकते, आप मीडियन निकालोगे, मोड निकालोगे, क्वार्टाइल निकालोगे, लेकिन सिर्फ ग्राफ के बेसिस पर मीन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि मीन के लिए आपको डेटा चाहिए होगा, उसको ऐड करते हो फिर उसको डिवाइड करते हो, इसलिए मीन जो है सिर्फ ग्राफ से नहीं निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन द केस ऑफ। कौन सी केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता? इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, या फिर आपका सुपीरियर गुड्स। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन द केस ऑफ। चलिए टाइम इज ओवर। बेटा गिफिन गुड्स के अंदर ये काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल है ना भाई, ब्रेड की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो हम ब्रेड खाना बंद कर देंगे, अगर ब्रेड की प्राइस कम हो जाएगी तो हम और खाना, डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। बट गिफिन गुड्स में ऐसा नहीं होता। गिफिन गुड बेटा बहुत खराब क्वालिटी के गुड्स होते हैं। सपोज करिए आलू है खराब क्वालिटी के, समझ करिए, तो अगर इसके प्राइस बढ़ भी जाएंगे ना तो भी आपको वो खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो उल्टा बोलता है, प्राइस बढ़ेंगे तो हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन गिफिन गुड्स क्या बोलता है, ये ऐसे खराब क्वालिटी के बेटा प्रोडक्ट्स होते हैं, ये उनके लिए होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। अगर अब मैं किसी लोअर मिडिल क्लास से बोलूं कि आप जो है व्हाइट ब्रेड, अब वो बेचारे व्हाइट ब्रेड ही खाते हैं, सपोज करिए व्हाइट ब्रेड के पैसे 10 रुपए से 20 रुपए पड़ गए, तब भी वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं खरीद सकते बेटा। वो लोग ब्राउन ब्रेड नहीं खरीद सकते, महंगा चीज नहीं खरीद सकते, इसलिए अगर खराब चीज की भी कीमत बढ़ेगी तो भी उनको खरीदना ही है, ठीक है। तो गिफिन गुड्स में ये अप्लाई नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजी, विच स्ट्रेटजी सुटेबल फॉर हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी, सुपर वैल्यू, ओवर चार्जिंग, फॉल्स इकोनॉमी और रिप ऑफ स्ट्रेटजी। चलिए फटाफट आपका टाइम यहाँ पे स्टार्ट होता है और इसको सॉल्व करिए विद इन 20 सेकेंड्स। इसमें बोला गया है कि हाई प्राइस तो है, प्राइस तो बहुत ज्यादा आप ले रहे हो लेकिन क्वालिटी बहुत कम है भाई, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी है वो? तो टाइम इज अप। इसका जो आंसर होने वाला है बेटा रिप ऑफ स्ट्रेटजी। रिप ऑफ स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जहां पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो आपको बहुत ही लो क्वालिटी का देते हैं और प्राइस इतना ले लेते हैं। जैसे फीके पकवान कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, कहावत है हिंदी में कि अम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि पता नहीं फीके पकवान मीट क्या बोलते हैं, फीका कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि भाई अगर जो दिख रहा है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होते जो दिख रहा होता है पर मिल कुछ और ही रहा होता है, वैसे बड़े बड़े महंगे होते हैं, है ना। तो चलिए इसका आंसर है, एक एक बार हम सुपर वैल्यू, ऊंचे मकान, फीकी दुकान जिसे बोलते हैं, अब याद आया मुझे, ठीक है। सुपर वैल्यू स्ट्रेटेजी बेटा वो स्ट्रेटेजी होती है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइस क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है उस प्रोडक्ट की, सपोज करिए फोन है, आईफोन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है पर उसको हम 10,000 20,000 में बेच रहे हैं, कम पैसों पे। ओवर चार्जिंग क्या होती है बेटा, ओवर चार्जिंग वो वाली होती है मैम जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे 10 रुपए की चीज तो हो रही होती है पर उसको हम 20 रुपए में बेच रहे होते हैं, ज्यादा करा के बेच रहे होते हैं, 10 की चीज 20 में बेचना, ठीक है। फॉल्स इकोनॉमी बेटा वो इकोनॉमी होती है जहां पर हम सामान बेचते हैं कम क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का, एवरेज प्राइस पर। और रिप ऑफ स्ट्रेटजी कब होती है, जब, वही मैंने आपको बोला, ऊंची दुकान फीकी पकवान, जैसे हाई प्राइस है और क्वालिटी जाके देखो तो रेस्टोरेंट तो बड़े अच्छे अच्छे खुले हुए हैं, बड़े महंगे महंगे, अंदर जाके देखो तो 300 की कॉफी, 400 की कॉफी, और एकदम टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं उसमें, उसको बोलते हैं रिप ऑफ स्ट्रेटजी। चलिए नेक्स्ट बताइए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल
बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है ये आपको बताना है। और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और 15 सेकेंड्स में करिए, चलिए। इशूइंग करेंसी, बैंकर्स बैंक, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन, कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? चलिए 20 सेकेंड्स आपके ओवर हो गए हैं। आंसर जो होने वाला है बेटा क्रेडिट क्रिएशन होने वाला है इसका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब यहाँ पे होता है मैम, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है चलो। क्रेडिट क्रिएशन देखो बेटा, करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक, बिल्कुल करता है। बैंकर्स बैंक के बैंकों की हेल्प करने के लिए सबसे बड़ा बैंक यही है। क्रेडिट को भी यही कंट्रोल करता है, लेकिन क्रेडिट क्रिएट नहीं करता, लोन वोन नहीं देता है। ये कौन देता है मैम? कमर्शियल बैंक। लोन एडवांसेस ये सब कौन देगा? कमर्शियल बैंक। सीधे सेंट्रल बैंक से मांगने नहीं जाते हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेट टू फाइंड वेज टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। चलिए फटाक से आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 20 सेकेंड्स दिए जाएंगे इसके लिए आपको। चलिए, योर टाइम इज अप। इसका जो आंसर होने वाला है बेटा वो सिंक्रो मार्केटिंग होने वाला है। सिंक्रो मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो कस्टमर के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज करती है, प्राइस में चेंज करना, बाकी चीजों में चेंज करना। ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है? देखो, ग्रीन मार्केटिंग होती है जो इन्वायरमेंट के लिए होती है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मामा अर्थ का। तो मामा अर्थ क्या करते हैं कि जितनी भी उनकी डिलीवरी होगी ना, उस हिसाब से वो उतना प्लांट लगाएंगे। एक डिलीवरी हुई आज दिन में तो एक प्लांट लगेगा, 4 डिलीवरी हुई तो 4। ठीक है। होलो मार्केटिंग कौन सा होता है बेटा? देखो, होलो मार्केटिंग वो मार्केटिंग होता है जो प्रमोशन पे इतना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। जैसे सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट्स आप लोगों ने देखे हैं मार्केटिंग। अरे विराट कोहली का रेस्टोरेंट है, मलाइका का रेस्टोरेंट है, लेकिन अंदर जाके देखोगे ना तो कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ ये लोग दे रहे हैं खास तुम लोगों को। नैरो मार्केटिंग बेटा वो होती है जो स्पेसिफिक सेगमेंट को लेके काम करती है। जैसे अगर बच्चों के कपड़े हैं तो बच्चों के कपड़ों पे ही टारगेट रहेगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक मार्केट को लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज नोन एज। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जो आंसर होने वाला बेटा वो ओवर कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। जितना वैल्यू है आपके एसेट्स की, टोटल कैपिटलाइजेशन आपकी रियल वैल्यू के एसेट से ज्यादा आ जाए तो उसको ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन एक्ट, या फिर फैक्ट्री एक्ट। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका टाइम अब हो गया है ओवर। इसका जो आंसर होने वाला है बेटा कंपनीज एक्ट इसका आंसर होगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब यहाँ पर होता है बियॉन्ड द पावर, पावर के आगे चलकर, ठीक है। अपने पावर के खिलाफ जाना, उससे आगे जाना, तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट है, डुओ पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विथ। ये जो डुओ पॉइंट होता है वो किससे रिलेटेड नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 20 सेकेंड्स के अंदर आपको जवाब देना है क्योंकि सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। चलिए इसका जो आंसर होने वाला है बेटा वो है आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो। डुओ पॉइंट एनालिसिस जो है वो आपको देखना पड़ता है कितना रिटर्न ऑफ कैपिटल आपको मिल रहा है, कितना एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। पर डिविडेंड का इससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन बाय द कोएर्जन, द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इसका आंसर होने वाला बेटा ऑप्शन नंबर 2, अ पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन। देखो, जब आप कोई एग्रीमेंट किसी को धमका के करते हो, सपोज करिए ए है, उसने कोई एग्रीमेंट करा बी को धमका के कि या तुम ये करो, नहीं तो साइन करो पेपर, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो अब ये बेटा वॉइड नहीं होगा, यानी ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? जब तक बी की सहमति नहीं होगी। अगर बी चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और बी चाहे तो उसको कैंसिल कर सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला है अ पार्टी हुज कंसेंट, जिसका कंसेंट लिया गया है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैंसिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट को या फिर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा आपको मैच करना है। ठीक है, ये आपको मैच करना है, मैच द कॉलम है, हायरार्की नीड्स है, थ्योरी एक्स वाई है। ठीक है, मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा और आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। चलिए आपका टाइम हो गया ओवर। अब बता देते हैं बेटा, हायरार्की की जो थ्योरी है वो आपके अब्राहम मस्लो ने दी थी, मैस्लो ने। आपकी टू फैक्टर थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपकी दी थी व्रूम ने। ठीक है, और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपकी दी थी व्रूम ने। ठीक है, बाकी क्या है और देख लेते हैं इसको थोड़ा सा साइज कम करके ऑप्शंस के हिसाब से। तो अगर ऑप्शंस की बात करें बेटा, ए का आपका जाएगा फोर्थ, फ्रेडरिक हसबर्ग, सॉरी, ए का आपका थर्ड, ए का थर्ड आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई दी थी आपकी मैग्रोगर ने, टू फैक्टर थ्योरी आपकी दी थी यहाँ पे हर्सबर्ग ने, और थ्योरी ऑफ नीड जो दी थी वो आपकी, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, 1 2 3 4 5 तक दिया होगा ना, हाँ। ठीक है, थ्योरी ऑफ नीड जो दी थी वो आपकी विक्टर व्रूम ने दी थी बेटा, और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यहाँ पे बैकलैंड की दी हुई है। यहाँ कुछ तो डाउट है, एक बार मुझे चेक करने दो। ये ना दोनों चीजें सेम कर दी इन लोगों ने, इसलिए कंफ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर व्रूम की है बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैकलेंड थ्योरी जाएगी, देखो यहाँ पे ऑप्शन पे मत जाओ। ठीक है, इस पे मत जाओ, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। देखो, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी अब्राहम मिस्लो ने दी थी। ठीक है, आपकी एक्स वाई मैग्रोगर ने दी थी, टू फैक्टर आपकी हर्सबर्ग ने दी थी, एक्सपेक्टेंसी आपकी व्रूम ने दी थी, और थ्योरी ऑफ नीड आपकी मैकलेंड ने दी थी। ठीक है, ये आप याद रखना। चलिए प्लस लगा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन गलत है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द बर्ड एंड हैंड थ्योरी बोली गई है। द बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी शेयर्स कैपिटल डिविडेंड, और बाकी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। टाइम मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ, चलिए बताइए विद इन 20 सेकेंड्स। इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी। देखो, बर्ड एंड हैंड थ्योरी ये बोलती है जो अभी मिल रहा है वो ले लो, बाद का मत सोचो। बाद में आप सोचोगे फ्यूचर अच्छा, कैपिटल गेन अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो हम बाद में लेंगे, नहीं, अभी जो मिल जाए वो ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि अनसर्टेनिटी है बेटा, आगे चल के पता नहीं क्या हो क्या ना हो। अभी जो डिविडेंड मिल जाएगा वो ज्यादा सेफ माना जाता है। ठीक है, ये तो सबके साथ होता है ना कि अभी जो डिविडेंड मिल रहा है ले लो, कल के आगे के चक्कर में मत रहो, वही चीज बोलती है बर्ड एंड हैंड थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बताइए, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है और ये सिर्फ आपको दिया जाएंगे यहाँ पे 20 सेकेंड्स। नेशनल इनकम को का फॉर्मूला पूछा गया एक तरीके से छोटा सा।
चलिए, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल गिवन बाय हेनरी मिंसबर्ग। को किसने नहीं दिया था? कौन सा रोल नहीं है, बताइए। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 20 सेकेंड दिए जाएंगे। चलिए, टाइम इज अप। इसका आंसर होने वाला है बेटा प्लानर। उसने प्लानर जैसा कोई भी रोल इसके अंदर उसने डिस्क्राइब नहीं किया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है यहाँ पे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबरे में फिडी, विच वर्ड इज द मीनिंग ऑफ उबरे में फिडी। ये जो वर्ड दिया है, टर्म दिया है, इसका मीनिंग आपको बताना है। चलिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उबरे में भी फिडी का मतलब क्या होता है? सो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, टाइम इज अप, अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब होता है विश्वास होना। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके साथ विश्वास होना बहुत जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट लॉटरबॉर्न सजेस्टेड 4 C's विच डू नॉट इंक्लूड। रॉबर्ट ने 4 C के बारे में बताया था, उसमें से कौन सा नहीं है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका जो बेटा आंसर होने वाला है वो है क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म की जगह आएगा कन्वीनियंस, याद रखना क्या आएगा मैम, कन्वीनियंस। ठीक है, तो कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस, उसने 4 ये दिए थे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल। प्रमोशन टूल कौन सा नहीं है? और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, इसका जो आंसर होने वाला है बेटा ट्रेड शोज। देखो, जो ट्रेड शोज होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए होते हैं, ना कि कंज्यूमर के लिए होते हैं, ठीक है। रिबेट्स यानी छूट देना, पेट्रोनेज अवार्ड जो होते हैं आप लोगों को दिए जाते हैं, कंज्यूमर प्रमोशन टूल के लिए ही होता है जो यूज किया जाता है। टाइम प्रमोशन भी होता है, जो एक के साथ दूसरी चीजें को जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इसके अंदर आती है, ना कि कंज्यूमर टूल के अंदर बेटा ये नहीं आता है, ठीक है। टाइम प्रमोशन आपको पता है, जैसे जब दो लोगों के में चूज किया जाता है कि किसको पक्षपात करके चूज किया जाता है बेटा, ठीक है, कि भाई किसको सीनियोरिटी के हिसाब से देना चाहिए, बट सीनियोरिटी के हिसाब से तो देते नहीं है। जिनकी पॉलिटिशियन से अच्छी जुगाड़ है या अंदर किसी से जुगाड़ है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर प्रमोशन जल्दी मिल जाता है, बस वही चीज है टाइम प्रमोशन, ठीक है, उनके हिसाब से उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी रिबेट, सॉरी पेट्रोनेज अवार्ड, ये टाइम प्रमोशन नहीं था, पेट्रोनेज अवार्ड के बारे में था। जो पेट्रोनेज अवार्ड होते हैं ना बेटा, ये एक तरीके का ऐसा प्रमोशन टूल होता है जो जो लोग सिफारिश वगैरह करते हैं ना, उनके उनको मिल जाता है, ना कि उनको दिया जाता है जो आप समझ रहे हो ना, जो काबिल होते हैं। तो वो चीज है। और टाइम प्रमोशन का मतलब जब टाई हो जाएगी दो में से किसको चूज करें हम लोग कि कौन बेस्ट होगा प्रमोशन के लिए, वो टाइम प्रमोशन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय। चलिए, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 2 हेड होते हैं बेटा इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द ओपिनियन एंड द बिलीफ सेगमेंट ऑफ एटीट्यूड इज नोन एज, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। टाइम आपका हो गया स्टार्ट, चलिए। चलिए टाइम इज अप। ऑप्शन नंबर 4 बेटा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। कॉग्निटिव, जहाँ पे दिमाग लगता हो, जहाँ पे बिलीफ ओपिनियन आते हो बेटा, वो होता है कॉग्निटिव। अफेक्टिव और फीलिंग एक ही बात है, जो वहाँ पे इमोशंस आते हो। और बिहेवियरल, जो आप एक्शन में करते हो, जो चीज आप करते हो, जैसे मैं हार्ड वर्क करूंगी, ठीक है, तो वो चीज होती है बिहेवियरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्थोन स्टडीज आर रिलेटेड टू, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हॉर्थोन स्टडीज किससे रिलेटेड है? चलिए आपके 30 सेकेंड्स हो गए ओवर। इसका आंसर होगा बेटा एल्टन मायो और वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी, क्योंकि ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी प्लांट था, वहां पे परफॉर्म किया गया था। ऑर्थो स्टडी सिर्फ ये बोलती है बेटा कि उनको ये देखना था कि जो फिजिकल कंडीशंस होते हैं ना, जैसे लाइट, वेजेस, सैलरीज, इन सब से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे कितना फर्क पड़ता है। तो उन्होंने बाद में रिसर्च में ये पता लगाया है कि देखो, सिर्फ फिजिकल कंडीशंस की जरूरत नहीं होती, उनको अंदर से भी रिकॉग्निशन, उनको मोटिवेट करके भी आप उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। सिर्फ फिजिकल से नहीं काम चलेगा, फिजिकल कंडीशन से नहीं काम चलेगा, ये बताया था हॉर्थोन स्टडीज ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू, YATES, येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू। और आपके पास टाइम है यहाँ पे 15 सेकेंड्स का, बस ज्यादा नहीं मिलेगा। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाक से दे दो। येट्स करेक्शन किससे रिलेटेड है? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर या फिर एफ टेस्ट? और अपने स्कोर्स मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कितना आप लोगों ने स्कोर किया हुआ है और कैसा प्रिपरेशन आप लोग की चल रही है। तो इसका जो बेटा राइट आंसर होने वाला है वो काई स्क्वायर है, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता जानने के लिए, रिलेशनशिप जानने के लिए यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब सैंपल साइज बेटा छोटा होता है, तो काई स्क्वायर क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के रिजल्ट दे देता है। उसी को करेक्ट करने के लिए, उसी को सही करने के लिए येट्स करेक्शन को लाया जाता है, ठीक है। हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और आपका क्वेश्चन है, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वॉज डेवलप्ड बाय। चलिए, और आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, 20 सेकेंड्स में इसको दे दीजिए आप लोग। पाथ गोल थ्योरी बेटा किसने दी थी लीडरशिप की? स्टीफन रॉबिन्स, रॉबर्ट हाउस, FW टेलर या फिर हिक्स? दिस इज योर लास्ट 60th क्वेश्चन। इससे आपको पता चल गया होगा आप लोग कितने पानी में हैं और कितने पानी के ऊपर हैं, यानी आपकी प्रिपरेशन इससे पता चल गई होगी। तो पाथ गोल थ्योरी कौन सी होती है, सबसे पहले आपको बता देते, जो अपने इंप्लॉयज को रास्ता दिखाए कि उसको करना क्या है गोल अचीव करने के लिए। सेकंड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट हाउस इज योर राइट आंसर। चलिए, तो ये हो गया आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो और आपने टेस्ट की तरह ही एग्जाम दिए हो। और कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा अपने जो मार्क्स हैं। तब तक अगर आपको नेक्स्ट सेशन ऐसा ही कुछ चाहिए टाइमिंग के हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट सेशन की प्रिपेयर करके आपके सामने अपलोड कर दूंगी वीडियोस। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।